गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इतिहास खंड से लेसन 10 उपनिवेशों का खात्मा और शीत युद्ध पढ़ रहे थे, तो उसी लेसन को कंटिन्यू करेंगे जिसमें हमने वे उपनिवेशीकरण के कुछ उदाहरण के बारे में पढ़ा हुआ था, जिसमें हमने भारत के बारे में कि किस तरीके से 1935 में जब भारत में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध जब आंदोलन चल रहे थे तो उस आंदोलन को लड़ने के लिए विभिन्न लोगों ने उसमें सहयोग दिया, जिसमें गांधी जी की जो नेतृत्व थे उनके संचालन के माध्यम से किस तरीके से भारत को स्वतंत्र किया गया। तो उसी के आगे हम देखेंगे कि भारत के बारे में और भी कुछ जानकारी बताई गई है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब आगे देखते हैं। इसमें तमिलनाडु जैसे राज्य के नेता भी यह सोचने लगे कि स्वतंत्र भारत में उनके लिए क्या जगह बनेगी। ये सब स्थिति क्या जब भारत को स्वतंत्र तो हो गया, उस समय सब एकता के सूत्रों में बंध चुके थे। जो विभिन्न जाति धर्म समुदाय के रहने वाले विभिन्न भाषा बोलने वाले लोग थे, तो इन लोगों ने भारत को स्वतंत्रता करवाने में एकजुट हो गए। लेकिन जब स्वतंत्रता होने के उसके बाद में जो एकता थी उसमें अंतर दिखाई देने को पड़ा, लोग चिंतित होने लगे। तो उसी चिंतित में ये बताया गया कि तमिलनाडु जैसे जो राज्य के नेता थे यह सोचने लगे कि स्वतंत्र भारत में उनके लिए क्या जगह बनेगी। कांग्रेस पार्टी यह कहती रही कि वह पूरे भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करती है और वह निष्पक्षता के साथ सबके साथ न्याय करेगी, लेकिन इसको लेकर सभी आश्वस्त नहीं थे। ये कांग्रेस पार्टी के द्वारा कह रही थी। उस समय की स्थिति को बताया गया है कि भारत के लोगों का वो क्या करेगी, प्रतिनिधित्व करेगी कि किस तरीके से सभी लोगों के साथ बिना किसी भेदभाव के साथ सबके हित के लिए वो क्या करेगी, न्याय करेगी, सभी के लिए समान रूप से वो न्याय करेगी। तो इसको लेकर के, इस बात को लेकर के सभी आश्वस्त नहीं थे। आश्वस्त मतलब उस जो कहा जा रहा था उस बातों पर विश्वास या ऐसा उनको लग नहीं रहा था कि उनके हित में ऐसा होगा। अंग्रेजों ने इस आशंकाओं का लाभ उठाया और यह जताने लगे कि कांग्रेस भारत के सभी तबकों का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकती है। अंग्रेजों ने इस आशंका कि किस तरीके से, जो हमने देखा कि पढ़े कि लोगों में क्या थे, आश्वस्त थे। लोगों को पूरा विश्वास नहीं था कि वो कांग्रेस है वो निष्पक्ष रूप से उनके साथ न्याय करेगी। तो इस बात को लेकर के अंग्रेजों ने क्या जताई, आशंका जताई। जो आशंका उत्पन्न हो रही थी उसका उन्होंने लाभ उठाने की कोशिश की। तो उस कोशिश में ये कहा गया कि कांग्रेस भारत के सभी तबकों को, जो भारत के जो लोग हैं कम या फिर जिनकी स्थिति दयनीय है, कमज़ोर हैं, उनका प्रतिनिधित्व, उनका संचालन या उनको सही दिशा या सही उनके हित में कार्य हो, ऐसा कर पाना क्या है, मुश्किल है। और उन्होंने अलग अलग धर्म और जाति के लोगों को आगे आकर अपना दावा रखने के लिए प्रेरित किया। और इसी तरीके से क्या हुआ गया कि अलग अलग धर्म, जो विभिन्न धर्म के लोग थे, अलग अलग जाति धर्म के लोग थे, वो लोगों ने आगे आकर के दावा रखने के लिए, मतलब अपनी बात जो थी उसको बोलने के लिए उन्हें क्या किया गया, प्रेरित किया गया। भारतीय मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना ने मुसलमानों के लिए अलग देश पाकिस्तान की मांग की। इसी समय जमीन स्तर पर आंदोलन तीव्र हो गए। ये भारतीय मुस्लिम लीग के कौन थे, नेता जो थे मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्होंने मुसलमानों के लिए एक अलग देश, वहाँ पे मुसलमानों के रहने के लिए एक अलग देश की मांग करने लगे, जिसमें ये आंदोलन क्या है, जमीनी स्तर पर, मतलब जमीनी स्तर पर भी ये आंदोलन काफ़ी तीव्र हो गए। मतलब उनको वो अलग अपने लिए भूभाग चाहते थे। कई राज्यों में किसान विद्रोह की राह पर थे। शहरों में मजदूर भी संगठित होकर हड़ताल आदि आंदोलन कर रहे थे। सेना और नौसेना भी विद्रोह की कगार पर थे और 1946 में तो अरब सागर पर तैनात नौसेना के जवान विद्रोह कर गए और उन्होंने भारी जन समर्थन मिला। तो इस तरीके से क्या होने लगा, विद्रोह अब बढ़ता ही चला गया था। तो किसानों ने भी विद्रोह किए। शहरों में जो मजदूर रहने वाले लोग थे उन्होंने भी संगठित होकर, इकट्ठा होकर के हड़तालें करने लगे और अपनी मांगों की पूर्ति करने लगे। तो इसी तरीके से सेना और सेना थी, सैनिक थे, वो लोग भी विद्रोह के कगार पर उतर गए। तो इस तरीके से 1946 में अरब सागर पर तैनात जो बॉर्डर पर थे या अरब सागर पर जो नियुक्त थे, कार्य करते थे, वो लोग क्या है, उन लोगों के बीच में भी विद्रोह
हो गया और देखते ही देखते यह भारी जो जन समर्थन मतलब लोगों के बीच में यह देखने को मिला। स्थिति को देखते हुए लगा कि अगर स्वतंत्रता और टली तो देश में अराजकता का माहौल बन जाएगा और अंग्रेज सरकार ने फैसला किया कि भारत का विभाजन किया जाएगा। तो इस माहौल को देखते हुए मतलब जो विद्रोह हो रही थी ये क्या है बढ़ती ही चलती जा रही थी। तो इस जो क्या बोलना चाहिए विद्रोह जो हो रहा था उसका माहौल जो था वो बहुत ही बढ़ता ही जा रहा था। तब अंग्रेज सरकार ने फैसला किया कि क्या किया जाए, भारत का विभाजन किया जाए तथा पूर्व और पश्चिम के मुसलमान बहुल इलाकों को अलग देश बनाया जाएगा। ये पूर्व और पश्चिम के जो क्षेत्र हैं वहाँ पे बहुल मुसलमान जहाँ पे इनकी संख्या अधिक थी उन क्षेत्रों को अलग देश बनाया जाएगा, ऐसा निर्णय लिया। यही नहीं, उन्होंने 500 से अधिक अधीनस्थ राजाओं को यह तय करने की स्वतंत्रता दी कि क्या वे भारत या पाकिस्तान के साथ विलय चाहते हैं या स्वतंत्र बने रहना चाहते हैं। तो इस तरीके से मुसलमानों के लिए अलग इलाका जो क्षेत्र थे वो देश बनाया गया और साथ ही साथ जो 500 से अधिक अधीनस्थ जो राजा थे उन्हें से भी यह तय करने की स्वतंत्रता दी। मतलब वो किस तरीके से रहना चाहते हैं उसके लिए कि वो भारत या पाकिस्तान के साथ विलय मतलब वो क्या करना चाहिए, एक संधि या समझौते की तरह से करना चाहते हैं या फिर स्वतंत्र रूप से रहना चाहते हैं। इनमें से अधिकांश राजा भारत में विलय के लिए तैयार हो गए, मगर कुछ बड़े राज्य जैसे जम्मू कश्मीर, हैदराबाद आदि के शासकों ने स्वतंत्र बने रहने का प्रयास किया। इस तरीके से यहाँ पे क्या एक तो जो कुछ राजाओं ने भारत के साथ विलय करने के लिए वो तैयार हो गए, मगर कुछ ऐसे बड़े राज्य भी थे जो जैसे कि जम्मू कश्मीर हो गया, हैदराबाद हो गया, इस तरीके से और भी राज्य थे वो क्या है स्वतंत्र रूप से अपना शासकों ने स्वतंत्र बने रहने का वो प्रयास करने लगे, ये कोशिश करने लगे। लेकिन उन्हें भी अंततः जन भावनाओं के सामने झुकना पड़ा और वे भारत के साथ विलय के लिए राजी हो गए। मतलब वो लोग भी जो स्वतंत्र बने रहना, शासकों ने जो स्वतंत्र बने रहने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने भी अंततः क्या है जो जन भावना, जो लोगों की भावना के सामने वो भी क्या हो गए, उनको भी झुकना पड़ा और वो भी भारत के साथ क्या हो गए, विलय के लिए राजी हो गए। स्वतंत्र भारत का लोकतांत्रिक संविधान कैसा बना और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर किस प्रकार संसद का चुनाव हुआ, यह कहानी आपके राजनीति शास्त्र के अध्याय में पढ़ी होगी। साथ ही साथ जब भारत के साथ विलय किया गया तो स्वतंत्र भारत का जो लोकतांत्रिक संविधान था, लोगों के हित के लिए जो तंत्र शासन बने हुए थे, उस संविधान के अंतर्गत लोग किस तरीके से देश में रहेंगे, उनके लिए न्यायिक व्यवस्था, सामाजिक समानता, धार्मिक, इस तरीके से जो स्वतंत्रता दी गई थी और साथ ही कुछ बातों पर भी छूट दी गई थी और उन सबको लेकर के सार्वभौमिक सभी के लिए वयस्क क्या है मताधिकार, सभी के लिए समान रूप से अधिकार के आधार पर क्या है संसद का पर किस प्रकार चुनाव हुआ। तो ये सब के बारे में आप लोगों ने क्लास 9th में भी पढ़ा हुआ है, क्लास 8th में भी कुछ जानकारी आप लोगों को मिली गई थी कि किस तरीके से भारत में जो लोकतांत्रिक संविधान बने थे नागरिकों के हित में, सभी के हित के लिए, धार्मिक स्वतंत्रता, समानता, सार्वभौमिक से लेकर के सारे हितों के बारे में विस्तार से आप लोगों ने पढ़ी है। अब देखते हैं 2 नंबर पे दिया गया है इंडोनेशिया। द्वीपों का देश इंडोनेशिया भारत के दक्षिण पूर्व में स्थित है। इसके बारे में भी आप लोग ने पढ़ा है कि इंडोनेशिया देश क्या है भारत के दक्षिण पूर्व में स्थित है। आपने कक्षा 9वीं में पढ़ा होगा कि किस तरह यह देश हॉलैंड नीदरलैंड का क्या था, उपनिवेश बना था। ये किसके समय, हॉलैंड जो नीदरलैंड का ये क्या बन चुका था, उपनिवेश था, जिस पर नीदरलैंड का शासन होता था, हॉलैंड का शासन होता था वहाँ पे, और वहाँ पे जो भी संसाधन थे उस संसाधन को प्राप्त किया जाता था। यहाँ हम इंडोनेशिया की स्वतंत्रता की कहानी पढ़ेंगे, किस तरीके से जो इंडोनेशिया को स्वतंत्रता दी गई या स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए उन्होंने कोशिश की, इसके बारे में हम देखेंगे। तो चलिए बुक की ओर ध्यान देते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने हॉलैंड को हराकर अपने साम्राज्य में मिला लिया था। जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उस स्थिति के दौरान जब जर्मनी ने किसको, हॉलैंड को हराकर अपने साम्राज्य मतलब अपने हिस्से में उसे मिला लिया गया था और इंडोनेशिया पर जर्मनी का सहयोगी जापान का कब्जा
हो गया। और इधर क्या होने लगा कि और इधर जो इंडोनेशिया पर किसका, जर्मनी के सहयोगी, जर्मनी के जो सहयोगी कौन थे, जापान का भी उस पर कब्जा हो गया था। जापान ने इंडोनेशिया की स्वतंत्रता की बात तो की, मगर वास्तव में इंडोनेशिया को क्या बनाना था, अपना उपनिवेश बनाना चाहा। मतलब उस पर वो हमेशा जो संसाधन की वो जो दृष्टिकोण थे, जो उसको कच्चा माल प्राप्त होता था, उस हित के लिए वो हमेशा इंडोनेशिया को अपना उपनिवेश बनाना चाहता था। जापान की सेना ने बर्बरता से इंडोनेशिया के जंगलों को काटने, खनिज संपदा पर कब्जा करने और व्यापारिक फसलों को जापान भेजने का काम प्रारंभ कर दिया और स्थानीय लोगों से जबरदस्ती काम करवाने लगा। ये जब किस तरीके से जापान ने इंडोनेशिया को अपना उपनिवेशवाद वो हमेशा बनाना चाहता था, तो वो उसके जो दृष्टिकोण थी वो किस पर थी कि जापान की सेना ने बर्बरता से, मतलब उस पूरी तरीके से बोले या पूरी ताकत के साथ उन्होंने इंडोनेशिया के जंगलों को क्या करना शुरू कर दिया, काटने लगे। और जो वहाँ की जो भी खनिज संसाधन प्राप्त होती थी उस पर उन्होंने कब्जा कर लिया। और क्या हुआ, व्यापारिक फसलों को बेचने, जो फसलों को व्यापारिक दृष्टिकोण से पैदावार की जाती थी उनका हमेशा जापान पर भेजना का जो कार्य था वो शुरू कर दिया। और जो वहाँ रहने वाले जो लोग थे उनसे जबरदस्ती काम करवाया जाने लगा। लेकिन उन्होंने कुछ हॉलैंड विरोधी इंडोनेशियाई राष्ट्रवादियों को खुलकर राजनीतिक काम करने दिया। उन्होंने जो हॉलैंड के कुछ विरोधी इंडोनेशियाई थे, जो हॉलैंड के जो क्या बोलना चाहिए लोग थे, उन लोगों को, इंडोनेशिया के राष्ट्रवादियों को खिलाफ, जो अपने राष्ट्र के प्रति निष्ठा प्रेम दया रखने वाले जो लोग थे उनके प्रति वो खुलकर राजनीतिक जो कार्य था उस काम को करने को दिया। इसमें सुकर्णो भी सम्मिलित थे, जिन्होंने डच सरकार ने इस 10 साल से जेल में बंद रखा था। इसमें जो कौन थे, सुकर्णो भी सम्मिलित थे, जिन्होंने डच में 10 साल से उनको क्या है, जेल में बंद करके रखा था। जापानी सरकार ने डच भाषा की जगह स्थानीय भाषा को उपयोग को प्रोत्साहन दिया, लेकिन कई राष्ट्रवादियों ने जापान का विरोध भी किया और कहा कि जापान हॉलैंड से भी बुरा व्यवहार कर रहा है। एक तरफ इधर जर्मनी ने किस तरीके से जापान जो इंडोनेशिया पर अपना कब्जा बनाए रखना चाहता था, तो वो क्या करना चाहता था कि जो जापानी सरकार ने डच भाषा की जगह पर उन्होंने क्या है, स्थानीय भाषा, जो वहाँ स्थानीय रूप से बोले जाने वाली भाषा को उन्होंने बोलने के लिए प्रोत्साहन किया। लेकिन क्या हुआ कि जो राष्ट्रवादियों ने क्या किया, उसमें जापान का उन्होंने क्या कर दिया, विरोध किया और कहा कि जापान हॉलैंड से भी क्या है, बुरा है, क्योंकि हॉलैंड इंडोनेशिया का उपनिवेश रह चुका था। तो उस दृष्टि में अब क्या है, जापान उससे भी कहीं बुरा व्यवहार कर रहा है उसके साथ। कुल मिलाकर 1939 से 1945 के बीच इंडोनेशिया में राजनैतिक अस्थिरता के चलते राष्ट्रवादी गतिविधियां तेज हो गई। तो इन सब बातों को या दृष्टिकोण जो सामने निकल करके आ रही थी, उस स्थिति में क्या होने लगा कि 1939 से लेकर के 1945 के बीच में जो इंडोनेशिया में क्या चल रही थी, राजनीतिक अस्थिरता, मतलब स्थिर नहीं हो रही थी। वो इस तरीके से जो विद्रोह थे वो चल ही रहे थे। तो राष्ट्रवादी गतिविधियां भी इन सब चीज़ों को देखते हुए वो भी क्या है, इस गतिविधि को आगे बढ़ाने में वो बढ़ते ही चले गए। आगे देखते हैं। जैसे ही जापान का हारना तय हो गया, 17 अगस्त 1945 को सुकर्णो ने जापान की सहमति से इंडोनेशिया की स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। जैसे ही जापान को ये पता चला कि जो वहाँ की जो राजनीतिक दृष्टिकोण थी वो क्या हो रही थी, बढ़ती ही चले जा रही थी और लोग क्या है, इस दृष्टिकोण में अपना योगदान भी दे रहे थे। तो जापान का हारना यहाँ पे तय हो गया था। 17 अगस्त 1945 को सुकर्णो ने क्या किया, जापान की सहमति से उन्होंने इंडोनेशिया को स्वतंत्र घोषित कर दिया। इस बीच ब्रिटेन की सेना ने इंडोनेशिया पर नियंत्रण स्थापित कर लिया और पुराने डच अधिकारियों को वापस लाने का प्रयास किया। इस तरीके से इस बीच में क्या हुआ, ब्रिटेन की सेना ने इंडोनेशिया पर क्या कर लिया, अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया और जो वो पुराने जो डच थे अधिकारियों को वापस लाने का उन्होंने प्रयास किया। इंडोनेशिया के लोगों ने ब्रिटेन को
ब्रिटेन का कड़ा विरोध किया और जगह जगह घोर युद्ध भी हुए। इस तरीके से किस तरीके से जो ब्रिटेन की सेना ने इंडोनेशिया पर जब नियंत्रण करना चाहा तो क्या किया, इंडोनेशिया के लोगों ने भी उसका कड़ा विरोध किया और जगह जगह भी उन्होंने युद्ध भी किए। ब्रिटिश सेना के अधिकतर सैनिक भारतीय थे, जो भारतीय और इंडोनेशिया दोनों ही स्वतंत्रता के पक्ष में थे। यहाँ क्या मतलब जो ब्रिटिश सेना जो थी वो अधिकतर उसमें कौन सेना थी, भारतीयों की सेना ही वहाँ पे भर्ती थी। तो भारत और इंडोनेशिया दोनों ही स्वतंत्रता के पक्ष में थे, मतलब वो स्वतंत्र होना चाहते थे। अतः ब्रिटेन हॉलैंड को सत्ता सौंपकर हटना चाहता था। इस तरीके से अतः ब्रिटेन जो था वो क्या है, हॉलैंड को जो सत्ता थी या जो उसने सत्ता हथियाया हुआ था उस सत्ता को सौंप करके वो हट जाना चाहता था। हॉलैंड चाहता था कि इंडोनेशिया पर उसका शासन बने रहे और सेना के बल पर उन्होंने इंडोनेशिया पर अधिकार करने का प्रयास किया। हॉलैंड क्या चाह रहा था कि इंडोनेशिया पर वो अपना शासन बना रखे, लेकिन और साथ ही साथ सेना के बल पर उन्होंने इंडोनेशिया पर क्या करने की कोशिश की, अधिकार करने की उन्होंने कोशिश की। जब यह संभव नहीं हो पाया तो उसका प्रयास था कि इंडोनेशिया के कई स्वतंत्र हिस्से हों और उनमें से एक सुकर्णो शासित देश हो। तो जब यह संभव नहीं हो पाया मतलब किस तरीके से हॉलैंड क्या चाह रहा था, इंडोनेशिया पर शासन करना चाहता था। ब्रिटेन वो क्या है, हॉलैंड को सत्ता दे करके वो अपना हटना चाह रहा था। तो इंडोनेशिया क्या चाह रहा था, हॉलैंड चाहता था कि वो अपने सेना के बल पर इंडोनेशिया पर अपना अधिकार करने का वो कोशिश करता ही रहा, लेकिन वो संभव नहीं कर पाया। उन्होंने प्रयास किया कि इंडोनेशिया के कई स्वतंत्र हिस्से हों, मतलब कई ऐसे स्वतंत्र हिस्से हो जिसमें उसको क्या मिले, उनमें से एक क्या थे, सुकर्णो शासित देश हो, जहाँ पे किसका शासन चलता हो, सुकर्णो का शासन चलता हो। अमेरिका और ब्रिटेन के दबाव में आकर के सुकर्णो ने यह व्यवस्था स्वीकार कर ली। तो इन सब हिस्सों को देखते हुए जब इंडोनेशिया के कई हिस्से स्वतंत्र किए गए तब सुकर्णो ने क्या किया, अमेरिका और ब्रिटेन के दबाव में आकर के सुकर्णो ने इस व्यवस्था को उन्होंने स्वीकार कर ली। लेकिन उसके विरुद्ध साम्यवादियों के नेतृत्व में एक विद्रोह हुआ, जिसे बहुत खून खराबे के बाद कुचला गया। इस बीच डच सेना ने देश पर कब्जा करके सुकर्णो को बंदी बना लिया। लेकिन जब क्या होने लगा, सुकर्णो ने जब इस व्यवस्था को स्वीकार कर ली थी इंडोनेशिया पर अपना शासन करने के लिए, तो उसके विरोध में जो साम्यवादी थे वो लोग क्या करने लगे, उसके नेतृत्व में एक विद्रोह हुआ जिसमें काफ़ी खून खराबे हुए, लोगों को मतलब मारे डाले गए, कुचले गए। तो इस बीच में जो डच सेना थी उन्होंने देश पर कब्जा करके क्या कर लिया, सुकर्णो को बंदी बना लिया। पूरे विश्व में इसका क्या होने लगा, विरोध हुआ और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने इसके विरोध में प्रस्ताव पारित किया। मतलब कि किस तरीके से जो सुकर्णो को बंदी बनाया गया था उसके विरोध में पूरे विश्व के लोग खड़े हो गए और उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने इसके विरोध में क्या किया, एक प्रस्ताव पत्र जारी किया। अंततः एक गोलमेज सम्मेलन किया गया जिसमें भावी इंडोनेशिया की शासन प्रणाली पर सहमति बनी। इस जो क्या है, एक सम्मेलन हुआ जिसे गोलमेज सम्मेलन के नाम से जाना भी जाता है, जिसमें क्या है, भावी जितने इंडोनेशिया के लोग थे उन्होंने कि उनकी जो शासन प्रणाली थी उसकी सहमति उस पर बनी रही। 27 दिसंबर 1949 को औपचारिक रूप से सत्ता का हस्तांतरण हुआ और इंडोनेशिया पर हॉलैंड का औपनिवेशिक शासन समाप्त हुआ। अब क्या है, 27 अक्टूबर 1949 को क्या है, औपचारिक रूप से क्या होने लगा, उसे सत्ता से हस्तांतरित मतलब एक जगह से दूसरी जगह सत्ता को हस्तांतरित करना। और साथ ही साथ क्या हुआ, इंडोनेशिया पर किसका, हॉलैंड का औपनिवेशिक जो शासन व्यवस्था थी उस शासन को उन्होंने हटा दिया। भारत ने इंडोनेशिया के स्वतंत्रता आंदोलन में लगातार समर्थन किया और संयुक्त राष्ट्र में
उसके पक्ष में आवाज़ उठाई, क्योंकि भारत उसका इंडोनेशिया का वो क्या कर रहा था, सहयोग कर रहा था, उसका समर्थन कर रहा था कि इंडोनेशिया को भी क्या है, स्वतंत्रता मिले, और उसके आंदोलन में उन्होंने समर्थन भी अपनी दी। तो इस पक्ष में संयुक्त राष्ट्र में इसके पक्ष में क्या हुई, आवाज़ भी उठाई गई। अपनी स्वतंत्रता के बाद इंडोनेशिया ने भारत के साथ गुट निरपेक्ष आंदोलन का सक्रिय सहयोग बना रहा। तो इसी तरीके से जब इंडोनेशिया की स्वतंत्रता के बाद इंडोनेशिया और भारत के साथ क्या हुए, गुट निरपेक्ष आंदोलन का सक्रिय सदस्य बना, मतलब किसी भी गुट में सम्मिलित ना होकर स्वतंत्र रूप से वो क्या करेगा, अपना जो योगदान है वो उस योगदान को वो पूरा करेगा। 1955 में इंडोनेशिया के बंडुंग शहर में एशिया और अफ्रीका के 29 नौ स्वतंत्र देशों का महत्वपूर्ण सम्मेलन हुआ, जिसमें हर प्रकार के उपनिवेशवाद का विरोध किया गया और देश के बीच मैत्री स्थापित करने के लिए कुछ बुनियादी सिद्धांत स्थापित किए गए। जब 1955 तक इंडोनेशिया के जो बाकी भी शहर थे, बांडुंग बताया गया शहर, जिसमें एशिया और अफ्रीका के और भी 29 ऐसे नए स्वतंत्र देश थे जिनका क्या हुआ, सम्मेलन हुआ। उस सम्मेलन में कि किस तरीके से जो वहाँ पे क्या बताया गया कि जो उपनिवेशवाद है उसका विरोध किया गया। अब कोई देश किसी का उपनिवेशवाद नहीं होगा, और देश के बीच में कौन सी मैत्री की स्थापना, मैत्री मतलब मित्रता की जो स्थापना स्थापित करेंगे, और जो बुनियादी मतलब मूलभूत जो सिद्धांत है उस सिद्धांत को स्थापित किया गया। अब आगे देखते हैं, इंडोनेशिया में संसदीय लोकतंत्र स्थापित होने लगा। मतलब इंडोनेशिया में जो अब क्या है, संसदीय क्षेत्र पर अब लोकतंत्र की जो स्थापना, लोक मतलब जनता की जो तंत्र स्थापित थी वो स्थापना होना शुरू हो गया, होना था। पहला आम चुनाव कब हुआ, 1955 में हुआ, जिसमें कई क्षेत्रीय दलों का समर्थन मिला, लेकिन यह दल मिलकर एक राष्ट्रीय सरकार नहीं चला पाए। ये क्या था, पहला चुनावी था। ये इंडोनेशिया के बारे में बताया गया है जहाँ पे संसदीय लोकतंत्र स्थापित करने की कोशिश की गई थी, जिसमें कई क्षेत्रीय दलों ने, मतलब क्षेत्रीय रूप से जो दल थे उन दलों ने का वहाँ पे समर्थन भी मिला, लेकिन यह दल क्या है, राष्ट्रीय स्तर पर यह राष्ट्रीय सरकार नहीं कर पाई या नहीं चल पाया। इस दौर में इंडोनेशिया के साम्यवादी दल का तेजी से फैला हुआ और उसने सुकर्णो सरकार को अपना समर्थन दिया। तो जब क्षेत्रीय दलों का जब वहाँ समर्थन हुआ, लेकिन क्या है, राष्ट्रीय सरकार वहाँ पे नहीं चल पाई, नहीं बन पाई। तो इस स्थिति में क्या हुआ कि इंडोनेशिया में कौन थे, साम्यवादी दल थे, जो काफ़ी तीव्र गति से उनका फैलाव होने लगा। उसमें से कौन थे, सुकर्णो के सरकार का भी उन्होंने समर्थन दिया, मतलब अपना योगदान उन्होंने भी दिया। साम्यवादियों ने सरकार पर दबाव डाला कि वह डच और ब्रिटिश कंपनियों को अपने हाथ में ले ले। साम्यवादी जो सरकार थी या साम्यवादी जो विचारधारा के लोग थे, उन्होंने सरकार पर उन्होंने दबाव डाला कि वह डच और कौन थे, ब्रिटिश कंपनियों को वो अपने हाथ में ले ले। उनके दबाव के कारण भूमि सुधार कानून भी पारित हुआ, जिनके तहत गरीब किसानों को जमीन वितरित की गई। जब सरकार के पर दबाव डाला गया, जिसमें डच और ब्रिटिश कंपनियों को क्या है, अब उनके हाथ में, मतलब उनके द्वारा अब वो कार्य किए जाएंगे। तो इस स्थिति दबाव की वजह से क्या होने लगा कि अब लोगों को, किसान लोगों को, जो भूमि सुधार कानून थे, जो भूमि से संबंधित जो कानूनी व्यवस्था थी, उस व्यवस्था में सुधार भी किए गए, पारित भी किया गया, जिनके तहत क्या फ़ायदा हुआ कि जो किसान थे उन लोगों को क्या मिले, जमीन वितरित की गई, मतलब जमीन प्राप्त हुई। अमेरिका का मानना था कि वह साम्यवादी झुकाव अंततः सोवियत संघ के पक्ष में जाएगा। अमेरिका का मानना क्या था कि जो साम्यवादी का जो झुकाव है, या साम्यवादी विचारधारा के जो लोग थे या उनकी जो संगठन था, उसके अंततः क्या होना था कि सोवियत संघ के पक्ष में ही जाएगा। उसने कई प्रांतों में इस्लामी कट्टरपंथियों को उकसाया। जो इस्लामी जो कट्टरपंथी है, तो जो एक ही सिद्धांत या विचारधारा को जो मानने वाले लोग थे या उनका जो एक क्षेत्र था, उन क्षेत्रों को क्या किया गया, उकसाया गया, उन्हें बढ़ावा दिया गया।
जिसके कारण कई विद्रोह हुए। ऐसे में राष्ट्रपति सुकर्णो ने संसदीय व्यवस्था स्थापित करके साम्यवादी दल की मदद से राष्ट्रपति प्रणाली लागू की। जब उन लोगों को क्या किया गया, उकसाया गया, तब उस उकसाने में कई विद्रोह भी हुए। ऐसे में क्या राष्ट्रपति सुकर्णो ने क्या किया, संसदीय तौर से उन्होंने एक व्यवस्था समाप्त करके उन्होंने साम्यवादी दल की मदद से उन्होंने राष्ट्रपति प्रणाली लागू करने की उन्होंने व्यवस्था की। धीरे धीरे कई विपक्षी राजनीतिक दल को प्रतिबंधित किया गया। धीरे धीरे क्या हुआ, विपक्षी जो थे वो राजनीतिक दल को प्रतिबंध मतलब रोक या उसे बढ़ने नहीं दिया गया। इस बीच साम्यवादी दल की बढ़ती ताकत से यह लगने लगा कि देर सवेरे वह सत्ता हथिया लेगी। जिस तरीके से साम्यवादी हर चीज़ में अपना योगदान दे रही थी या खंडन कर रही थी किन्हीं बातों पर, तो इस बीच में क्या होने लगे कि साम्यवादी जो दल की जो बढ़ती ताकत थी वो बढ़ती जा रही थी। उसके देखते हुए ये लग रहा था कि आज नहीं तो कल साम्यवादी अपनी सत्ता हथिया लेगी या प्राप्त कर लेगी। इसे रोकने के लिए 1965 में सेना की एक भाग ने योजना बनाकर उसे बड़े पैमाने पर साम्यवादियों का कत्ल कर डाला और देश भर में धार्मिक कट्टरवादियों ने साम्यवादियों को मारने का कार्य किया। तो ये क्या है, जो साम्यवादी दल की जो ताकत थी, उस ताकत को देखते हुए 1965 में सेना में क्या किया, सेना के एक भाग ने क्या है, योजना बनाई कि बड़े पैमाने पर साम्यवादियों का क्या किया गया, कत्ल किया गया, उन्हें मार डाला गया। और देश भर में जो धार्मिक कट्टरवादियाँ थी, जो धर्म के आधार पर जो कट्टर थे, वो लोगों को क्या है, लोगों ने साम्यवादियों को मारने का भी कार्य किया। कहा जाता है कि इस दौर में 5 लाख से अधिक लोग मारे गए, जो क्या थे, धार्मिक कट्टरवादी थे। धार्मिक के आधार पर वो ऐसे विचारधारा थी उनके अंदर, उन लोगों से ये साम्यवादियों को मारने का जो कार्य सौंपा गया था, वो इस दौरान में उन्होंने 5 लाख से अधिक लोगों को मारे गए या मार दिए गए। तेजी से बढ़ते घटनाक्रम में सुकर्णो को अपदस्थ किया गया और सेना के समर्थकों ने सुहार्तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति बने। जब ये घटना तेजी से बढ़ती चली गई, तब उस तेजी से बढ़ते घटनाक्रम में क्या किया गया, सुकर्णो को अपदस्थ किया गया, मतलब उसको अपने पद से हटा दिया गया। और सेना के समर्थन से क्या होने लगा कि सुहार्तो जो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति वो बने। इस सत्ता परिवर्तन को अमेरिका का भरपूर समर्थन प्राप्त हुआ। इस सत्ता परिवर्तन, जिस तरीके से हमने पढ़े कि उसमें कि जो साम्यवादी दल की जो बढ़ती ताकत थी, उसको देख करके ऐसा लग रहा था कि आज नहीं तो कल वो सत्ता पे आ जाएगी। लेकिन सत्ता ऐसी परिवर्तन हो गई या साम्यवादी दल के लोगों के साथ बुरी तरीके से उनकी कत्ल की गई, उन्हें मार डाला गया और इसमें काफ़ी लोग भी मारे गए। तो इस सत्ता परिवर्तन को अमेरिका का क्या है, भरपूर मतलब पूरी तरीके से समर्थन प्राप्त था। सुहार्तो का शासन 1998 तक चलता रहा और उसके बाद इंडोनेशिया में लोकतंत्र स्थापित हो गया। इस तरीके से जो सुहार्तो को क्या है, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति बने वो। तो सुहार्तो का जब शासन 1998 तक चला, तब उसके बाद इंडोनेशिया में क्या हुआ, लोकतंत्र स्थापित हो गया। अब जो लोकतंत्र चुनाव प्रणाली थी या चुनाव के जो तरीके थे, ऐसे तंत्र शासन व्यवस्था स्थापित हो पाई। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए हम इस लेसन से यहीं तक पढ़ेंगे। आप लोगों के लिए होमवर्क है, इंडोनेशिया और नाइजीरिया में लोकतंत्र स्थापित होने में क्या समस्या थी, भारत में इन समस्याओं का समाधान कैसे निकाला गया। ये क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क में दिए जा रहे हैं। समय पे अपने कार्य पूर्ण कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।